ठंड में 1 रुपए में मैगी बेचने वाली गरीब बेघर सास बहू। प्रेग्नेंट निशा अपने पूरे परिवार के साथ डंडे का सहारा लिए बर्फीली पहाड़ की चढ़ाई कर रही है। उसे छोड़कर सबके पास ढेर सारा सामान है, जिसे लेकर बड़ी मुश्किल से वो बर्फीला पहाड़ चढ़ रही है। हम जैसे तैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है। अब बस बहू, थोड़ा ऊपर और जाना है। दादी, हमारा इस बर्फीले पहाड़ के ऊपर जाना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पूरा परिवार इतना सारा सामान लेकर हाथों में डंडा लिए बर्फीले पहाड़ की चढ़ाई कर रहा है? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। भैया, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, आखिर कब आपका मालिक आपकी सैलरी बढ़ाएगा? पापा, आपको जब भी पैसे मिले हैं आप एक रजाई जरूर ले आना। फटी रजाई से ठंड नहीं जाती। हाँ विनीत जी, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और ऐसे में आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, उल्टा आपको मालिक कल शहर जाने के लिए कह रहे हैं। पता नहीं आप कब आओगे, आपके बिना हम ये ठंड कैसे गुजारेंगे? बेटा, मैं तो कहती हूँ तू अपने मालिक को मना कर दे और इस ठंड में कहीं मत जा। माँ, मैं ये सब कुछ आप लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ, इसलिए मेरा कल शहर जाना बहुत जरूरी है। अब पूरा परिवार खाना खाकर फटी रजाई के ऊपर बोरा रखकर सो जाते हैं और अगली सुबह सीधा विनीत ठंड से कांपते अपने मालिक के पास जाता है। अरे ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, कोई मोटा स्वेटर पहन लेते। अच्छा ये सब छोड़ो और माल गाड़ी में रखो और शहर के लिए निकलो। ठीक है मालिक, पर मालिक मैं वापस गांव कब जा पाऊंगा? बस 2 महीने का काम है, फिर वापस जाना और वहां तुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, चिंता मत कर। मालिक के कहने पर कांपते हुए विनीत सारा माल गाड़ी में रखता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और विनीत की गैर मौजूदगी में पूरा परिवार ठंड से परेशान होता है। माँ, इस रजाई में ठंड नहीं जा रही। दादी, नई रजाई ले आओ ना। बेटा, पापा को आने दे। बहू, पता नहीं विनीत कब शहर से आए, इसीलिए मैं किसी से उनकी फटी पुरानी रजाई मांग कर लाती हूँ। बड़ी आस लेकर आशा अपने पड़ोसियों से फटी रजाई मांगने जाती है, पर कोई उसे फटी रजाई भी नहीं देता। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और बर्फीली आंधी तूफान चलते हैं, जिसमें बेचारी आशा का मिट्टी का घास का बना घर टूट जाता है और वो लोग बेघर हो जाते हैं। माँ, भैया भी घर में नहीं है, भाभी भी गर्भवती है और अब तो बर्फ भी गिर रही है और ऐसे मौसम में हम बेघर हो गए। अब हम क्या करेंगे? सुरभि, पता नहीं तुम्हारे भैया कब आए। इस ठंड में मरने से अच्छा है कि हम कोई काम करें। नहीं बहू, तू गर्भवती है तो कहीं काम नहीं करेगी। काम मैं करूंगी और सुरभि ही तू अपनी भाभी और राजू का ख्याल रखेगी। इतना बोलकर आशा अपने परिवार को वहीं छोड़कर काम की तलाश में जाती है, जहां उसे एक मैगी की छोटी सी दुकान में काम मिलता है। वहीं वो लोग अपने टूटे घर के पास ही तिरपाल डालकर अपना गुजारा करते हैं। वहीं आशा अब इसी तरह रोज सुबह 6 बजे ही काम करने के लिए चली जाती है। ऐसे ही एक दिन, ये लो अम्मा, टेबल नंबर 6 पर ये चीज मैगी लगा दो। हाँ, बस अभी लगा देती हूँ। कितनी ठंड है, इस ठंड में तो मुझसे काम भी नहीं हो रहा। ठंड से ठिठुरती हुई आशा कांपते हाथों से मैगी लेकर अपने ग्राहक के पास जाती है और आशा से ठंड बर्दाश्त नहीं हो पाती और उसके हाथों से वो मैगी ग्राहक के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से वो ग्राहक बहुत नाराज होता है। अंधी पड़िया, दिखाई नहीं देता? इतनी ठंड में तूने सारी मैगी मेरे ऊपर गिरा दी। क्या हुआ भाई साहब? अरे क्या हुआ? कैसे लोग रखे हैं तुमने काम करने के लिए? अरे ये बुढ़िया इतनी बूढ़ी हो गई है, इससे कोई काम नहीं हो पा रहा। इसने सारी मैगी मेरे ऊपर गिरा दी। निकल जा बुढ़िया यहाँ से। जब से आई है मेरा नुकसान ही करवा रही है। अगर तू और कुछ दिन यहाँ रही तो मेरी दुकान ही बंद करवा देगी। ये पकड़ अपने पैसे और दफा हो जाए यहाँ से। आशा की एक गलती की वजह से बिरजू उसके हाथों में पैसे देकर काम से निकाल देता है और आंखों में आंसू लिए आशा अपने परिवार के पास आती है, जहां पूरा परिवार ठंड झेल रहा था। माँ जी, आज आप इतनी जल्दी आ गई? हाँ बहू, मालिक ने पैसे हाथ में थमा कर काम से निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे? इतने पैसों से तो घर भी नहीं बनेगा। कैसे निर्दयी लोग हैं,
इन्हें हम गरीबों पर जरा भी दया नहीं आती। माँ, इन पैसों से घर तो नहीं बन सकता, पर हम अपना खुद का मैगी का काम तो शुरू कर सकते हैं ना। हम भी पहाड़ों पर और ऊपर जाकर मैगी बनाकर बेचेंगे। तो सही कह रही है सुरभि, इन 15-20 दिनों में मैं मैगी बनाना सीख चुकी हूँ। माँ जी, आप ये काम अकेले नहीं करोगी, बल्कि मैं भी आपके साथ रहूंगी, और इस बार आप मुझे मना मत करना। निशा भी अपनी सास के साथ मैगी बेचने की ठान लेती है, जिसके बाद आशा और निशा मार्केट से मैगी बनाने का सारा सामान लाते हैं और पहाड़ों पर ऊपर ले जाने की तैयारी में लग जाते हैं, जहां लोग घूमने आते हैं। जिस पर सुरभि अपने घर वालों से कहती है, भाभी, आप प्रेग्नेंट हो और माँ अकेले इतना सारा सामान ऊपर पहाड़ तक नहीं ले जा पाएंगी, और हमारे पास रहने के लिए भी घर नहीं है। क्यों ना हम सब एक जगह अपनी मैगी बेचें और वहीं पर पूरा परिवार एक साथ रहे। चलिए हम सब मिलकर ये सारा सामान बर्फीले पहाड़ों के ऊपर ले चलते हैं। इस तरह पूरा परिवार एक दूसरे का साथ देता है और सारा सामान लेकर बर्फीली पहाड़ों की चढ़ाई करता है। आखिरकार वो सब बड़ी मेहनत करके पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और वहां पर छोटा सा तिरपाल की मदद से अपना मैगी का स्टॉल लगाते हैं, और दोनों सास बहू खड़ी होकर मैगी बेचती हैं। क्योंकि उस बर्फीले पहाड़ पर एक नई मैगी की दुकान खुली थी और रेट भी बहुत कम था, इसलिए वहां पर ग्राहक भी बड़ी आसानी से आते हैं, और आसपास जो लोग घूमने आए हुए थे वो भी। अरे वाह, यहाँ पर तो सब 100 रुपए की मैगी दे रहे हैं और तुम 60 रुपए की मैगी दे रही हो। हाँ बहन, क्योंकि कुछ ग्राहक ऐसे भी होते हैं जो इतनी महंगी मैगी खरीद नहीं पाते। अगर तुम्हारे जैसी सोच हो तो हम टूरिस्ट को इतनी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कई बार तो हम टूरिस्ट भी अपना मन मार देते हैं महंगाई के चलते। अच्छा, तुम 2 प्लेट मैगी लगा दो मेरी। इस तरह धीरे धीरे निशा और आशा के मैगी स्टॉल पर ग्राहक आने लगते हैं, और दोनों सास बहू के साथ सुरभि और राजू मिलकर अपने ग्राहकों को उनकी पसंद की मैगी खिलाती हैं। तभी निशा की नजर 2 बच्चों पर पड़ती है, जो काफी देर से उनके स्टॉल से दूर खड़ी होकर उन्हीं की तरफ देखे जा रही थी। अब निशा उन दोनों बच्चों को अपने पास बुलाती है। बच्चों, मैं देख रही हूँ तुम काफी देर से इस ठंड में कांपते हुए हमें ही देख रहे हो। तुम्हें भूख लगी है क्या? हाँ आंटी, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है और हम दोनों भाई बहन 2 दिन से भूखे हैं। हमारे पास 1 रुपया ही है और आपकी मैगी 60 रुपए की है। क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? बच्चों, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें 1 रुपए में ही मैगी दे देंगे। इतना बोलकर निशा और आशा उन दोनों बच्चों को मात्र 1 रुपए में ही मैगी देती है, और इसी तरह अब हर रोज आसपास के और भी कुछ गरीब लोग 1 रुपए लेकर उनकी दुकान पर आ जाते हैं। आंटी, मेरे पास भी 1 रुपया ही है, मुझे भी 1 रुपए में मैगी दे दो। हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम तुम जैसे लोगों की हालत समझते हैं, इसीलिए हमें 1 रुपए में मैगी देने में कोई एतराज नहीं है। क्या बात है बहन, तुम मैगी बेच रही हो इस ठंड में या समाज सेवा कर रही हो? दोनों कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि हमारे भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। हम भी गरीब हैं, इसलिए हम गरीबों में 1 रुपए की मैगी बेच रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं, पर हमें 1 रुपए की मैगी नहीं चाहिए। आप मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए 1-1 प्लेट मैगी लगा दो। इस तरह समय के साथ धीरे धीरे दोनों सास बहू की 1 रुपए की मैगी फेमस हो जाती है, और अब सभी गरीब जिनके पास पैसे नहीं होते थे वो सिर्फ 1 रुपए में निशा और आशा से मैगी लेकर खाते हैं। तो वहीं निशा और आशा अमीर लोगों को 60 रुपए में मैगी देती है। देखते देखते उनकी मैगी पहाड़ों पर फेमस हो जाती है, और एक दिन विनीत भी शहर से आ जाता है, और इस बार वो अपने साथ रजाई, कंबल और अपने परिवार के लिए स्वेटर लेकर आता है। भैया, आप यहाँ आ गए और इतना सारा सामान लेकर आए हैं? हाँ, और गांव आकर आओ, मुझे आप लोगों के बारे में पता चला। मेरे जाने के बाद कैसे आप लोग बेघर हो गए, और माँ और निशा यहाँ 1 रुपए में गरीबों में मैगी बेच रही है, और अब मैं आ गया हूँ। हम अब से सबसे पहले अपने घर की मरम्मत करवाएंगे। विनीत की बात सुनकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है। अब कुछ ही दिनों के अंदर अंदर विनीत अपना नया घर बनवाता है, और उसके बाद वो भी निशा को आराम देकर आशा के साथ पहाड़ों पर इसी तरह अपनी 1 रुपए की मैगी गरीबों को बेचता है, और समय के साथ उनका कारोबार बढ़ता है और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगती है। वैसे आपने लास्ट टाइम मैगी कब खाई थी? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए।